गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया और स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 to 26 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो करेक्ट आंसर इज ए, नेपाल को भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है। इसके बारे में देखा जाए तो भारत सरकार ने नेपाल सरकार को 34.9 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था सीमा पार रेल लिंक सौंपा, जो कि बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से क्या करती है, जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जयनगर और कुर्था सीमा पार जो रेल लिंक है ये भारत और नेपाल के बीच में है, जिसमें देखा जाए तो जो जयनगर है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है, वहीं कुर्था देखा जाए तो ये नेपाल के बीच में, नेपाल में। और ये दोनों जो है जयनगर और कुर्था के बीच में जो रेलवे लिंक है, जो रेल लिंक है, उसकी जो लंबाई की बात करें तो ये 34.9 किलोमीटर है। इससे क्या होगा, इस रेल लिंक से अगर हम इसके बाद देखें तो इससे दोनों देशों के बीच में क्या हो सकता है, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो लोगों के बीच में क्या होगा, वहाँ के दोनों देशों के लोगों के बीच में संबंधों में वृद्धि होगी। देखिए, जब यातायात के साधनों में वृद्धि होती है तो बहुत सारे उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं या फिर सकारात्मक प्रभाव होते हैं। जैसे कि जब भी रेलवे लिंक का विकास होगा, सड़कों का विकास होगा, तो इससे यातायात और वाणिज्य की गतिविधियों में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। वहीं देखा जाए तो यातायात के बढ़ोतरी से लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन में भी वृद्धि होती है, जिससे कि उनके संबंधों में वृद्धि होती है। ठीक है, जब एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे तो इससे उनके जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, उससे उनके संबंधों में भी वृद्धि होती है। तो ये इसके फायदे हैं। बात करें जो जयनगर कुर्था लिंक के बारे में, तो देखा जाए कि जयनगर कुर्था खंड जो है वो 68.7 किलोमीटर लंबे जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल लिंक का हिस्सा है, जो इसे भारत सरकार की NPR 8.77 अरब अनुदान सहायता के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा, ये जो जयनगर कुर्था जो रेल लिंक है वो किस रेल लिंक का हिस्सा है, तो ये जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल लिंक का हिस्सा है, जो कि कितने किलोमीटर लंबा है, 68.7 किलोमीटर ये लंबा है। और इसमें जो अनुदान सहायता राशि की बात करें भारत सरकार की, तो ये देखा जाए 8.77 अरब अनुदान सहायता है। ठीक है, और इसके बारे में देखा जाए तो इस रेल लिंक के बारे में, तो एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड परियोजना की निष्पादन एजेंसी है। तो ये जो रेल लिंक बनाया जा रहा है जयनगर कुर्था रेल लिंक, इसका जो निष्पादन एजेंसी है वो भारत सरकार की ओर से वो है एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। उसी ने देखा जाए तो जयनगर कुर्था खंड की जो संपत्ति है वो नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड, जो कि नेपाल की ओर से को यह लिंक सौंपा है। यह भारत और नेपाल के बीच पहला ब्रॉड गेज, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक होगा। ठीक है, कौन सा, जयनगर कुर्था रेल लिंक जो है वो भारत और नेपाल के बीच में पहला जो देखा जाए तो ब्रॉड गेज क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखें तो किस राज्य के फॉरेंसिक विज्ञान ने भारत की पहली राज्य स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो यहाँ पे देखा जाए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर इज बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारत की पहली राज्य स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। और देखा जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फ्रेंड कौन है, उदय ठाकरे ने ही महाराष्ट्र के नागपुर में जो क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है, नागपुर में किया गया, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। किसके द्वारा किया गया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उदय ठाकरे के द्वारा किया गया है। क्या चीज का, ये एक राज्य के स्वामित्व वाली पहली जो है वो वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला है। ठीक है, इसके पहले देखा जाए तो 2 थे प्रयोगशाला जो कि केंद्र के स्वामित्व में थी, ये राज्य के स्वामित्व में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निर्भया योजना के तहत मुंबई और पुणे में 3 फास्टैग DNA परीक्षण इकाइयों का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहीं देखा जाए तो वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला है, जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के स्वामित्व में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपके देहरादून और जो हैदराबाद में भी
ऑलरेडी वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, लेकिन ये केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। और जो नागपुर में बनाया गया है वो महाराष्ट्र सरकार यानी कि राज्य सरकार के स्वामित्व में बनाया गया है पहला डीएनए परीक्षण, वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला। इसके फायदे देखिए क्या है इस प्रयोगशाला के। तो ये प्रयोगशालाएं जो है वो प्रजातियों की पहचान करने और शिकारियों की पहचान करने में मदद करेंगे। जब इससे होगा तो इससे शिकार उनका कम होगा, उनका जो एक तरीके से अवैध शिकार किया जाता है तो उस पर नियंत्रण किया जा सकेगा इन सब से, परीक्षण प्रयोगशालाओं से, जिससे वन्यजीव के खिलाफ अपराध को कम करने में मदद मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संस्था के द्वारा फॉर्म पोल्यूशन टू सोल्यूशन द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मरीन लिटर एंड प्लास्टिक पोल्यूशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? WHO, यूनेप, यूनिसेफ, IMF। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड, देखा जाए तो बी है इसका, यूनेप के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसका शीर्षक क्या है? फ्रॉम पोल्यूशन टू सोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन से सोल्यूशन तक। और द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ द मरीन लिटर, लिटर मीन्स फ्रेंड होता है मरीन यानी कि समुद्री, जलीय जो गंदगी होती है उसको लिटर, लिटर मीन्स गंदगी होती है। तो जो जलीय गंदगी या फिर जो मरीन से संबंधित जो गंदगियां और प्लास्टिक पोल्यूशन से संबंधित जो रिपोर्ट जारी किया गया यूनेप के द्वारा। और इसके बारे में देखा जाए तो यूनाइटेड यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फ्रॉम पोल्यूशन टू सोल्यूशन अ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मरीन लिटर एंड प्लास्टिक पोल्यूशन शीर्षक वाली नई व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया गया। तो इसमें मरीन से संबंधित जो पोल्यूशन है उससे संबंधित आंकड़े जो है वो यूनेप के द्वारा जारी किए गए हैं इसी शीर्षक के द्वारा, जो इस शीर्षक से नाम से जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अगर बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो समुद्री प्लास्टिक जो कचरे हैं उनकी मात्रा जो 2016 में 9 से 14 मिलियन टन प्रति वर्ष गुना बढ़ करके क्या हो जाएगी? 2040 तक 23 से लेकर के 37 मिलियन, ठीक है, मिलियन प्रति वर्ष होने का अनुमान बताया गया, जो कि प्रति वर्ष बढ़ती रहेगी, जो कि 2016 में 9 से 14 मिलियन टन थी। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण या फिर जो प्लास्टिक कचरे थे समुद्र में, और वो आगे बढ़ करके यानी 2040 तक ये क्या होंगे? ये 23 से लेकर के 37 मिलियन प्रति वर्ष होने का अनुमान बताया गया है। वहीं पे बताया जाए प्लास्टिक प्रदूषण 2016 में 19 से लेकर 23 मिलियन टन से दुगना होकर के 2040 तक कितना बताया गया? लगभग 53 मिलियन टन होने का अनुमान बताया गया। देख रहे हैं कितना ये हानिकारक है जलीय जीवों के लिए, जलीय जीव जंतु जो हैं उनके जीवन के लिए कितना हानिकारक है, और ना सिर्फ उनके लिए, इवन मनुष्यों के भी जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो इसके ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द से जल्द एक कहते हैं कि सही समाधान लाना चाहिए, सही, क्योंकि बहुत ही देखा जाए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो वर्तमान में महासागरों में प्लास्टिक की मात्रा की बात करें तो कितने टन होने का अनुमान है? ये लगभग 75 से लेकर के 199 मिलियन टन होने का अनुमान। देख लीजिए कितना ये डेटा, मतलब क्या बताया जाए इसमें। तो रिपोर्ट में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए उचित प्रयासों को उठाने की बात की गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय सेना के किस भाग ने ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन किया? जल सेना, नौसेना, थल सेना या फिर सीमा सुरक्षा बल? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नौसेना। ठीक है, तो नौसेना के द्वारा ऑफशोर सेलिंग रेगेटा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसके बाद। तो भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में कोच्चि से गोवा तक एक ऑफ शोर सेलिंग रेगेटा का आयोजन किया गया है। ठीक है, ऑफ शोर सेलिंग रेगेटा का आयोजन कहाँ से किया गया है? किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। किसके बीच में? कोच्चि से। ठीक है, कोच्चि जो कि केरल में है, कोच्चि से गोवा तक। इससे नौसेना कर्मियों के बीच साहसिक और समुद्री नौकायानों की भावना को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ देखा जाए तो इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 6 भारतीय नौसैनिक नौकायानों जहाज़ों की भागीदारी दिखाई देगी, जिसमें से देखा जाए 4 जो है वो 40 फुटर हैं, और वहीं देखा जाए 2 है जो है कि 56 फुटर शामिल हैं। ये पोत कोच्चि में नौसेना बेस के गांव के शुरुआती बिंदु के बीच कुल 360 समुद्री मील की दूरी तय करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया? भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, वाराणसी में किया। अपने संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसके बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रव्यापी योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कहाँ से किया गया है? वाराणसी से किया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया गया है। और राष्ट्रव्यापी योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ। यहाँ पे बात करें तो इस योजना के तहत जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को कवर किया जा रहा है। 2025-26 तक क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं की खामियों को दूर करना, निगरानी व्यवस्था स्थापित करना और स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा कि ये जो बात की गई है कि उनसे ये जो योजना शुरू की जा रही है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसमें एक लक्ष्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए रखा गया है कि 2025 और 26 तक जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जो बुनियादी खामियां आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा, निगरानी तंत्र को जो है वो स्थापित किया जाएगा, उसको व्यवस्थित किया जाएगा और स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए इस योजना का मुख्य लक्ष्य सभी समुदायों को महामारी और स्वास्थ्य संकट से निपटने में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, और ये केंद्र समर्थित योजना की लागत कितनी है? 64,180 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न की हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि असम में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, सिक्किम में कौन से अगर है तो, और मध्य प्रदेश में। कुछ के नाम लिखिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और खासकर उनके नाम लिखिए जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। ठीक है, उनके नाम जरूर बताइएगा। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे क्या है कि ये असम में स्थित है। और इसके बारे में देखा जाए तो ये चर्चा में क्यों है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे भी हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने असम सरकार से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के चिन्हित वन्यजीव गलियारे में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने को कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ की सरकार है असम की, वहाँ पे जो वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उसको रोकने के लिए कहा है। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ की सरकार को कहा है। ठीक है, और इसके बारे में देखा जाए तो इससे पूर्व काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का प्रयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, हम लोगों ने बात किया था। और वहीं देखा जाए तो देहिंग पटकाई और रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। तो टोटल कितने हो गए? 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। कहाँ पे हो गए? आपके असम में हो गए। इसके अलावा देखा जाए तो दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली चीज है कि सबसे पहले देखिए दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य असम में है, आपका देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नए शामिल किए गए। इसी के साथ साथ 7 हो गया राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पे असम आ जाता है, पहले नंबर मध्य प्रदेश, दूसरे अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या में। और यहाँ पे बात करें जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उसको 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि और जो है हमने यहाँ पे बात किया था असम की बात किया, सिक्किम, मध्य प्रदेश, सब राज्यों में जो राष्ट्रीय उद्यान जिनको यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है, ठीक है, घोषित किया गया है जो विश्व धरोहर स्थल, आप उनके हमें नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी मतदान केंद्रों की ऑनलाइन मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप की शुरुआत की है? हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, पंजाब के द्वारा जो किया गया है। कौन से ऐप की? गरुड़ ऐप की शुरुआत की गई। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया, जितने भी मतदान केंद्र थे वहाँ पे ऑनलाइन मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप की शुरुआत किया। तो पंजाब ऐप के द्वारा किया गया है। यहाँ पे चुनाव की जो ऑनलाइन मैपिंग करने के लिए गरुड़ ऐप की शुरुआत की गई। गरुड़ मतलब वो नजर रख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो गरुड़ ऐप को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तेजी से, पारदर्शी और समय पर चुनाव कार्य आसानी से पूरा करने की जांच किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो चुनाव कार्य है उसमें तेजी से, पारदर्शी और समय पर चुनाव कार्य कराने के लिए या फिर आसानी से पूरा कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसको जारी किया गया है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा।
ये जो है ऐप जो है, कौन सा ऐप है, गरुड़ ऐप है। वो देखा जाए तो बूथ स्तर के जो अधिकारी हैं, ठीक है, बीएसओ द्वारा अक्षांशों और देशांतरों को जोड़कर सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की गई? हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर इज ए, हरियाणा सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है ये योजना और क्या है इसका उद्देश्य। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री फ्रेंड मनोहर लाल खट्टर है। तो उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना। जो भी वंचित तबके किसी भी आर्थिक अभाव के कारण अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते, उनको उनके सपनों को साकार करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। तो इस योजना के माध्यम से जो राज्य सरकार है वो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब परिवार से संबंधित कोई भी प्रतिभाशाली छात्र छात्रा धन के अभाव के कारण अपने सपने साकार करने का मौका ना खोए। ठीक है, तो जो भी गरीब परिवार से संबंधित जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो छात्रा हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि धन के अभाव की वजह से उनके जो सपने रहते हैं, उनकी जो प्रतिभा होती है वो उभर के सामने नहीं आ पाती है, या फिर ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को ऐसे बच्चे हैं उनके सपने को साकार करने के लिए और राज्य के जो शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए, उसके स्तर को उठाने के लिए हरियाणा सरकार की एक पहल है। उस पहल का क्या नाम है? मुफ्त शिक्षा योजना। ठीक है, ये देखा जाए योजना तो भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई 2020 के तहत इस राज्य में ऐसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिनमें केजी से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा वो दी जाएगी। वर्क है आपका, आप हमें बताएंगे नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर बनाई गई थी, उस समिति का नाम हमें बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस शहर पुलिस की शी यूनिट द्वारा साथ साथ अब और भी पास नामक एक नई पहल शुरू की गई है? कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि हैदराबाद पुलिस के द्वारा साथ साथ अब और भी पास नामक एक नई पहल शुरू की गई है। और इसके बारे में देखा जाए तो महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद पुलिस की शी यूनिट द्वारा साथ साथ अब और भी पास नामक एक नई पहल शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हैदराबाद पुलिस के द्वारा किया गया। शी याद रखिएगा, शी यानी कि फीमेल, जो महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसके हिस्से के रूप में हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने साथ अब और भी पास का उद्घाटन किया। 24 अक्टूबर 2014 को हैदराबाद शहर में शी टीमों को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया गया? ठीक है, ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सड़क सुरक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर इज ए, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं, तो हाल ही में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 25 अक्टूबर 2021 को नया मार्केट सेगमेंट ग्रीन डे अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। ठीक है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। यह देखा जाए तो यह बाजार सहभागियों की सबसे पारदर्शी, लचीले, प्रतिस्पर्धी और कुशल तरीके से हरित ऊर्जा में व्यापार करने का अवसर प्रदान करेगा। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से था हमारा एमसीक्यूज और आज हम देखते हैं अब फैक्ट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। और हमने आपको जो वर्क दिया है, आप हमें वो वर्क के बारे में आप जरूर से बताइएगा। खास करके हमने ये पूछा कि कितने जो राष्ट्रीय उद्यान है जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, आप उनके नाम बताएंगे। वो भी जो हमने बचा मध्य प्रदेश, असम, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में पूछा वो। और आप मुझे बताएंगे कि चुनाव आयुक्त के बारे में बताएंगे, मुख्य चुनाव आयोग के बारे में, या फिर चुनाव आयोग से संबंधित जो भी कुछ अनुच्छेद है संविधान से संबंधित वो बताएं। ठीक है, और मुझे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताइए। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे अपने अनुभव शेयर करिए जो आपने अभी हाल ही में एग्जाम दिया 24 अक्टूबर का पीसीएस का। तो कैसा आपका अनुभव रहा, कितना आपने अटेम्प्ट किया, किस तरीके का पेपर था, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जो है वो थोड़ा बहुत साझा करिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। तो फैक्ट्स ऑफ द डे में चलते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट। उसके लेखक देखिए कौन है,
वेंकट राघवन शुभ श्रीनिवास, ठीक है। तो वेंकट राघवन शुभ श्रीनिवास के द्वारा पुस्तक लिखी गई द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट। पत्थर से निर्मित देश का पहला स्तूप बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है? वैशाली बिहार में बनाया जा रहा है, ठीक है। पत्थर से निर्मित देश का पहला स्तूप। 2021 फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? बेल्जियम रहा है। आगे चलते हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, कौन बनी? डॉक्टर अक्षता प्रभु, ठीक है। तो डॉक्टर अक्षता प्रभु जो है वो मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपनी पहली राष्ट्रपति चुना, किसे चुना? डैम सेंड्रा मेसन, ठीक है। डैम सेंड्रा मेसन को बारबाडोस ने ब्रिटेन की बारबाडोस से पहली राष्ट्रपति चुना है, ठीक है। किसको हटा करके? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने महिला खेलों के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का विषय क्या है? डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस, ठीक है, एक वादे पर डिलीवरी, ठीक है। यह है विश्व पोलियो दिवस का थीम जो कि 24 अक्टूबर को मनाया गया। 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जिसका नाम है विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया। रेटिंग एजेंसी इकरा है और इसके जो नए प्रबंधक बनाए गए हैं, प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं और मुख्य देखा जाए प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? रामनाथ कृष्णन को किया गया है, ठीक है। रेटिंग एजेंसी इकरा के सीईओ ध्यान रखिएगा रामनाथ कृष्णन। और नेक्स्ट है कि एक अन्य देखा जाए 24 अक्टूबर को काफी दिन मनाए जा रहे हैं। एक तो आपका विश्व पोलियो दिवस, दूसरा 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, और वहीं देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यूनाइटेड, ठीक है, देखा जाए संयुक्त राष्ट्र दिवस। नेक्स्ट है कि साल 2020 के 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? रजनीकांत, अभिनेता रजनीकांत को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि इथोपिया की 23 वर्षीय लेटेसेन बेटे गिडे ने वेसेलिया ऑफ मैराथन को कितने समय में पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 1 घंटे 2 मिनट 52 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी की जिस मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है मीनू मुमताज, ठीक है। मीनू मुमताज जो कि दिग्गज अभिनेत्री थी हिंदी सिनेमा की, इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। लास्ट है आज का फैक्ट्स ऑफ द डे कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की उसका नाम है छत्तीसगढ़। हम लोगों ने इसके बारे में भी बात किया था, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। आ जाइए उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में है कि 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ, कितने मेडिकल कॉलेजों का? 9 मेडिकल कॉलेजों का, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाया गया? शहर बसाया गया नया गोरखपुर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का नया शहर बसाया गया जिसका नाम है नया गोरखपुर। नेक्स्ट है भारत सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया? अयोध्या कैंट। तो अयोध्या कैंट हो गया है, जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल गया है और उसका नाम हो गया अयोध्या कैंट। हाल ही में देखा जाए कृषि के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कृषि के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है। और आज का देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो लास्ट है वो है कि हाल ही में किस संस्था ने धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाने वाला धूप और अल्ट्रा किरणों से बचाने वाला एक विशेष कपड़ा तैयार किया है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया है, ठीक है। एक ऐसा वस्त्र जो कि आपको धूप से और अल्ट्रावायलेट किरणों से काफी ज्यादा बचाएगा, ऐसा कपड़ा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा आज का एमसीक्यूज था। आज मैं थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन चीज़ें नहीं की, और वैसे भी आज के जो एमसीक्यूज था उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। बाकी हम फिर से अपने नेक्स्ट, अब हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने काफ़ी इधर 2 दिन की मैंने छुट्टी की थी और रीज़न वही था, मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ स्टेशन थे और थोड़ा सा मैं इसी वजह से थोड़ा सा तबीयत भी उतनी वो नहीं है, थकान है, जर्नी काफ़ी लंबी थी तो इस वजह से। बाकी हमने आज अपना लगभग जो था 10 एमसीक्यूज और जो मैंने वर्क दिया मुझे पूरा पता है, आप लोग मुझे करोगे। और रही बात दोस्तों, जितने हम लोग जो डेली जो करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए।
तो वहाँ से आपको डेली जितने भी हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी PDF वहाँ पे अवेलेबल होती है, आप वहाँ पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।